प्रिय विद्यार्थियों, चलिएगा अपना कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए। आज की क्लास में हम रासो साहित्य को पढ़ने वाले हैं। रासो साहित्य 7 नंबर का हमारा आज का क्लास होगा। चलिए रासो साहित्य नोट डाउन करना शुरू करिएगा। रासो साहित्य हिंदी साहित्य का एक प्रमुख भाग है। यह आदिकाल में लिखा गया था और इसमें वीर कहानियां लिखी गई थी। रासो साहित्य सामंतवादी व्यवस्था, प्रकृति और संस्कार से जुड़ा हुआ है। यह पश्चिमी हिंदी प्रदेश से जुड़ा हुआ है। रासो साहित्य में राजाओं का, महाराजाओं का और शासकों की वीरता का वर्णन किया गया है। किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? राजाओं, महाराजाओं और शासकों की वीरता का वर्णन किया गया है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ मत निम्न प्रकार से हैं, आपको भी नोट डाउन करना है इनको। राज शब्द माना है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। रासत शब्द को चंद्रबली पांडे, दशरथ शर्मा, डॉक्टर पंडित विश्वनाथ मिश्र तथा माता प्रसाद गुप्त ने माना है। रसिक शब्द नरोत्तम स्वामी ने माना है। राजसु शब्द जो है वो गारसोदा तासी ने माना है तथा राज्य शब्द जो है हरप्रसाद शास्त्री ने और रसायन शब्द को आचार्य शुक्ल जी ने तथा रहस्य शब्द को कविराज श्यामल दास जी ने और काशी प्रसाद जायवस ने माना है। रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, तो रासो साहित्य की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। रासो साहित्य हिंदी का पहला साहित्य है। यह सामंती समाज की उपज है। रासो साहित्य चारण परंपरा से जुड़ा हुआ है। रासो साहित्य में वीर गाथाएं लिखी गई। रासो साहित्य में उपदेश मूलक, श्रृंगार मूलक, वीर रसात्मक रचनाएं हैं। रासो साहित्य को देश भाषा का काव्य के नाम से भी जाना जाता है। रासो साहित्य, जो रासो शब्द है, इसका अर्थ है विलास या फिर क्रीड़ा। इन रचनाओं में कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता के शौर्य एवं ऐश्वर्य का भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रचा गया है। तो कितनी विशेषताएं आपने इसकी देखी रासो साहित्य की, कि ये पहला साहित्य है, सामंती समाज की ये उपज है, चारण परंपरा से जुड़ा हुआ है, चारण कवियों के द्वारा रचा गया है, वीर गाथाएं इसमें आपको देखने को मिली, उपदेश मूलक, श्रृंगार मूलक, वीर रसात्मक इसमें रचनाएं हैं और देश भाषा काव्य के नाम से भी यह रासो साहित्य जाना जाता है। इसका अर्थ क्या है? विलास और क्रीड़ा। इसका अर्थ है इसमें आश्रयदाताओं के शौर्य का, ऐश्वर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला जो पॉइंट है, आगे देखिए, कुछ और विशेषताएं बचती हैं। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों के द्वारा अपनी कल्पना का भी समावेश किया गया है। इन रचनाओं में युद्ध प्रेम का वर्णन किया गया है। इन रचनाओं में वीर रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है और रासो साहित्य की रचनाएं जो हैं इनमें डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि रासो साहित्य में रस वाला क्वेश्चन भी आया है, किस रस की प्रधानता है? वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ पर युद्धों से अधिक प्रेम किया गया है, ठीक है। और यहाँ जो भाषा शैली है, यहाँ की रासो साहित्य की जो भाषा शैली है वो कौन सी है? डिंगल पिंगल शैली है। तो तीनों पॉइंट ये वाले तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विविध प्रकार की भाषाएं एवं अनेक प्रकार के छंदों का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरण के तौर पर कुछ रासो साहित्य देख लीजिएगा, जैसे पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, सगत सिंह रास, ठीक है। ये कुछ रासो ग्रंथ हैं। अब देखिएगा रासो साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को। रासो साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं वे आपके सामने हैं। देखिए, जिस प्रकार से विलास नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित्र काव्य लिखे। जिस प्रकार से विलास नाम देकर क्या लिखे? चरित्र काव्य लिख दिए गए और रूपक नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, प्रकाश नाम देकर भी चरित्र काव्य लिखे गए। इसी प्रकार से रासो नाम देकर भी चरित्र काफी लिखे गए हैं, यानी कि चरित्र काव्य जो है वो काफी लिखे गए हैं। रासो नाम देकर भी चरित्र काव्य काफी लिखे गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कथन आपको याद नहीं हुआ, 2-3 बार मैंने रिपीट किया। दैट्स द रीजन कि आपको ये चीजें याद हो जाए, ठीक है। जिस प्रकार से विलास नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए, रूपक नाम देकर चरित्र काव्य लिखे गए हैं, प्रकाश नाम देकर लिखे गए हैं चरित्र काव्य, उसी प्रकार से रासो नाम देकर भी चरित्र काव्य काफी लिखे गए हैं। किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट जो कथन है, जैन रास मूलतः सांप्रदायिक है। जैन रास क्या है? वो मूलतः सांप्रदायिक है, किंतु साहित्य में प्रविष्ट होकर इसका रूप श्रृंगार वीर मिश्रित हो गया है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। नेक्स्ट कथन,
बीसल देव रासों में काव्य का अर्थ रसायन शब्द एक बार आता है। बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में, अर्थ में नहीं है, ये में कर लीजिएगा, एक मात्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा लगी हुई है, ठीक है। में जो रसायन शब्द है वो बार बार आता है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, आचार्य शुक्ल जी ने माना है ऐसा। ये कथन जो है आचार्य शुक्ल का है। कहाँ से लिया इन्होंने? बीसल देव रासो के काव्य के अर्थ के रूप में इन्होंने बताया कि रसायन शब्द का जो अर्थ है वो रसायन शब्द जो है वो बार बार आता है। तो ये कहते हैं कि हमारी समझ में जो रसायन शब्द है इसी से रासो की उत्पत्ति हुई है। शुक्ल जी का ये कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। रासो साहित्य के प्रमुख ग्रंथ व ग्रंथकार। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा, पहला जो ग्रंथ है खुमान रासो। सबसे पहले नोट डाउन कीजिएगा खुमान रासो को। खुमान रासो के रचनाकार हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो समय क्या है? 9वीं शताब्दी। इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित जो प्रति है वो पूना के संग्रहालय में, कहाँ पर रखी हुई है? पूना संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है और राजाओं के युद्धों के विवाहों के सरल वर्णन से इस काव्य की भावभूमि का विस्तार हुआ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी प्रधानता यहाँ देखने को आपको मिलती है। इसमें दोहा, सवैया, कवित्त, छंद का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार खुमान नाम के 3 शासक थे। शुक्ल जी ने क्या कहा है कि खुमान नाम के 3 शासक हुए हैं। पहला खुमान प्रथम, जिसका समय था 810 से विक्रम संवत 810 से 865। एक है खुमान द्वितीय। खुमान द्वितीय का समय विक्रम संवत 800 से 900 और खुमान तृतीय विक्रम संवत 665 से लेकर 990 के बीच का समय माना गया है। इस ग्रंथ में खुमान द्वितीय का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपको बता दिया गया कि खुमान जो है, खुमान शासक 3 हुए हैं। खुमान नाम से 3 शासक हुए हैं। कितने? 3 शासक हुए हैं। और यहाँ पर जो शासक है वो कौन से हैं? खुमान द्वितीय। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। खुमान द्वितीय जो है वो यहाँ वर्णन किया गया है खुमान रासों के अंतर्गत। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ, इस खुमान रासों की जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं देखिएगा। पियू चित्तौड़ न आऊ सावन पहली तीज, पियू चित्तौड़ न आऊ सावन पहली तीज, जावई बाट बिरहणी खिणी खिणी आवई खीज, संदेशो पिना साहिबा पाछो फिरियो न देहे, पंछी घायल पिंजरे छूटन रो संदेश। ये पंक्ति खुमान रासों की है, खुमान रासों से ली गई है। दूसरे ग्रंथ का नाम है बीसल देव रासो। दूसरा जो ग्रंथ है वो है बीसल देव रासो। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खुमान रासो के वो सब हमने नोट डाउन कर लिए। अब देखते हैं बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं नरपति नाहल। देखिए, अगर आप साथ के साथ नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, पहले बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप अपने कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन करते चलिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार आपने सुना, दूसरी बार में आपने क्या किया? नोट डाउन किया। तो आपके जो फैक्ट हैं या जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है आज तक, वो सब क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूँ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और आप ये किसी भी एग्जाम, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, आपका डीएसएसबी हो, केवीएस एनवीएस हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यानी जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है वहाँ ये काम करेगा। आप नेट और जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे होंगे तो ये वाली चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट ओनली टीजीटी पीजीटी है। ठीक है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। आप चाहें तो ये क्लासेज ले सकते हैं, लेकिन टारगेट बनाकर चलिएगा अपने माइंड में फिक्स, टीजीटी पीजीटी लेवल आपका कोई भी हो, डीएसएस भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो। चलिएगा, समय जो है बीसल देव रासो का 1155 ईस्वी और विक्रम संवत की बात करें तो 1212। बहुत बार 1212 ही पूछा गया है, संवत में ही ये समय आया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सर्वमान्य जो मत है वो शुक्ल के अनुसार है, यानी कि ये जो समय है ये शुक्ल जी के अनुसार माना गया है। बीसल देव रासो का 1212, विक्रम संवत 1212 ईस्वी में बात करें तो 1155। शुक्ल जी ने इसके प्रमाण में निम्नलिखित पंक्तियां निर्धारित की है। कौन सी पंक्ति है? 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। 1272 मझारी जेठ नवी
नवमी बुधवारी। बीसल देव रासो राजस्थान के प्रसिद्ध कवि नरपति नाहल के द्वारा रचित एक रचना है। यह रचना पुरानी पश्चिमी राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। यह एक वीर गीत काव्य है। कैसा काव्य है? वीर गीत काव्य है। इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। इसमें क्या है? इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे यह रचना 4 खंडों में बटी हुई है। प्रथम खंड में मालवा और परमार भोज की पुत्री राजमती से सकसंभारी, राजमती से क्या? सकसंभारी नरेश बीसलदेव के विवाह का वर्णन इसमें किया गया है। बीसलदेव यानी कि विग्रह राज जो थे, इनके साथ में विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में बीसलदेव तथा राजमती, बीसलदेव का राजमती से रूटकर उड़ीसा चले जाने का वर्णन है। और यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि बीसलदेव राजमती से रूटकर कहाँ गए थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहाँ गए थे वे? उड़ीसा गए थे। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन किया गया है। और चतुर्थ खंड में भोज परमार द्वारा, भोज राज के द्वारा अपनी पुत्री को वापस ले आना तथा बीसलदेव को वहां से चित्तौड़ लाने का यहाँ प्रसंग किया गया है, यानी कि वर्णन किया गया है। इस रचना में 12 मासे का वर्णन मिलता है। और इस रचना में श्रृंगार के वियोग और संयोग पक्षों का मार्मिक चित्रण भी किया गया है। तो बीसलदेव रासो के अंतर्गत सबसे पहले 12 मासा का वर्णन हमें देखने को मिला। ठीक है। और यहाँ क्या है? श्रृंगार रस के दोनों पॉइंट, आपका वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, इन दोनों का भी वर्णन देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। इसमें श्रृंगार ही प्रधान रस है। वीर रस केवल आभास के मात्र में ही है, यानी कि आभास मात्र ही, बहुत ही कम मात्रा में वीर रस देखने को मिलता है। ये जो बीसलदेव रासो ग्रंथ है, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा क्या है? इसकी पिंगल है। 12 मासा का चित्रण कार्तिक मास से आरंभ होता है। 12 मासा का जो वर्णन किया गया है वो किस मास से प्रारंभ होता है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। वो किस माह से होता है? कार्तिक मास से प्रारंभ होता है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन का यह प्रथम ग्रंथ है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। हिंदी में जो 12 मासा का वर्णन हुआ है, यह उसका प्रथम ग्रंथ है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंद की प्रति का संपादन किया है, जो कि इसका मूल रूप माना जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है, नोट डाउन आप जरूर कीजिएगा ये पॉइंट्स। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक माना है। शुक्ल जी ने क्या माना है? वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक इसको माना है। इस ग्रंथ को स्त्री रसायन की संज्ञा भी दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है इस ग्रंथ को? स्त्री रसायन की संज्ञा भी इसे दी गई है। इसमें कुल 100 पृष्ठ हैं। यह एक लघु ग्रंथ है। कितने पृष्ठ है इसमें? 100 पृष्ठ है। और ये क्या है? एक लघु ग्रंथ है। मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा भी इस ग्रंथ में देखने को मिलती है। इसकी शैली पिंगल है। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। जो वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं, सभी जगह आपको उनका प्रयोग देखने को मिलेगा। यहाँ इसकी ग्रंथ की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनको देख लीजिए। पहली पंक्ति यहाँ पर मैंने रखी है, आसोजड़ धन मड़िया आस, मड़िया मंदिर घर कलिवास। ठीक है। दूसरा है, देखिएगा, धौलिया चौवारा चौशड़ी, साण धौली पौली पगार, गौस चढ़ी हरी सी फिरड़, जौ घर आविशाई मधु करता। यानी ये जो पंक्ति है, इनका मैंने अर्थ भी रखा तो आप समझ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है पंक्तियों की, तो आप नहीं समझ पाएंगे क्या लिखा है। अगर अर्थ आपके सामने होगा तो कुछ पंक्तियां आप ध्यान में भी रख सकते हैं। अश्विन में राजमती ने आस लगाई। अश्विन माह में क्या हुआ था? राजमती ने आस लगाई थी कि उसने राजभवन और सैन गृह को सजाया। उसने आस लगाई कि जो बीसलदेव है वो उड़ीसा से वापस आएंगे, तो उसने क्या किया? राजभवन को और अपने सैन गृह को, जो उनका बेडरूम है, सैन कक्ष जो है, उसको सजाया। उसने चौपाल और चौखड़ियों पर सफेदी कराई, यानी कि उसने पुताई भी कराई है। और उस स्त्री ने ड्योढ़ी तथा परकोटे की भी सफेदी कराई। गवाक्षों पर चढ़कर वह हर्षित फिर रही थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अपनी छतों पर, अपनी गलियों में घूम रही थी जब, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, हर्षित थी। शायद उसका जो मूड पति है, मूड पति किसको बोलते हैं? जो रूठा हुआ पति है, वो घर आ जाएगा, ऐसा उसको आभास हो रहा था। बीसलदेव के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन को देख लीजिएगा। यह नरपति नाहल की पोथी का विकृत रूप अवश्य है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुंचते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट जो कथन है देखिएगा, मध्य युग के समोच्च साहित्य हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिखाई पड़ती जितनी की राजमती थी। ठीक है, आचार्य शुक्ल का यह कथन राजमती के संदर्भ में कहा गया है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि मध्य युग की समोच्च हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका दिखाई नहीं देती है, राजमती के विषय में यह कथन किसका है? ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इस ग्रंथ में नेक्स्ट जो है, इस ग्रंथ में श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर रस आभास मात्र है, संयुक्त और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। संयोग और वियोग के जो संयोग और वियोग है इसके गीत ही कवि ने गाए हैं। ये कथन किसका है? ये कथन भी शुक्ल जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। संदेश रासक के समान ही बीसलदेव रासों की भावभूमि प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस है। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन है। नेक्स्ट जो ग्रंथ आता है वो है परमाल रासो। नेक्स्ट ग्रंथ का क्या नाम है? परमाल रासो। इसके कवि हैं जगनिक। रचनाकार कौन है? जगनिक। इसका समय माना जाता है 1230 से लेकर संवत विक्रम संवत 1230 और अगर ईस्वी की बात करें तो 1173। नेक्स्ट है परमाल रासो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध और वीर गाथा आत्मक रासो काव्य है। वर्तमान समय में इसका केवल आला खंड ही उपलब्ध है। जगनिक कलिंजर तथा मोहबा के शासक परमाल यानी कि इनको किस नाम से अन्य जाना जाता था? परमार्दी देव के नाम से के दरबारी कवि थे। परमाल क्या है? यानी कि ये परमार्दी देव के, जगनिक जो है परमाल यानी परमार्दी देव के दरबारी कवि थे। आला खंड में मोहबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। आला उदल परमार के सामंत और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इसमें बनाफर के द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का भी वर्णन है। युद्ध के मुख्य थे 3 कारण। युद्ध के क्या हुआ करते थे उस समय? मुख्य थे 3 कारण हुआ करते थे। एक विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना और तीसरा लूट। ये 3 ही कारण होते थे उस समय युद्धों के, जो युद्ध लड़े जाते थे। एक विवाह, दूसरा प्रतिशोध की भावना और तीसरा लूट। आल्हा लोक गाथा वर्षा ऋतु में विशेष रूप से मोहबा बुंदेलखंड जो बांसवाड़ा है के आसपास गाई जाती हैं। यह वीर गाथात्मक ग्रंथ है। जो परमाल रासो है ये कैसा ग्रंथ है? वीर गाथात्मक ग्रंथ है। इसमें कुल 28 अध्याय हैं जिन्हें खंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक मुक्तक एवं गे रचना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अप्रमाणिक रचना माना है। इसमें कुछ नए एस्ट्रो जैसे कि बंदूक, क्रिच, गोला और फिरंगी शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। विशेष जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, इसका सबसे पहले प्रकाशन फरुखा के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से 1865 ईस्वी में कराया था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मैक्सिमम टाइम आपका पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट है 1920 में श्याम सुंदर दास ने नगरी प्रचारणी सभा काशी में से परमाल रासो से इसका प्रकाशन कराया, यानी कि परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन किया है। नेक्स्ट है जो वाटरफील्ड थे, उन्होंने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और पृथ्वीराज रासो का ही एक खंड कहा है। परमाल रासो को पृथ्वीराज रासो का ये खंड कहा है, जबकि जॉर्ज गियर्सन ने इनकी बातों का खंडन किया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं परमाल रासो की, तो इनको देखते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं और एग्जाम में पूछी गई सारी पंक्तियां हैं। देखिएगा, 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। सेकंड क्या है? सदा तलैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए, सदा तलैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मढ़इये सब कहू को यारो सदा न जीवई कोय, यारो सदा न जीवई कोय। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। युद्ध का वर्णन कितने अच्छे से किया है इन्होंने। अरर गोल छूटन लगे, अरर गोल छूटन लगे, सरसर तीर सने सनाए, गोला गोला लागे जेही हाथी के, मानो चोर सिंही हवई जाए। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति हैं इनकी। विद्वानों के प्रमुख मत और कथन परमाल रासो के विषय में, इनको भी देखिएगा। देखिए, साहित्य के रूप में ना होने पर भी जनता के कंठ में जगने के संगीत की वीर दर्प पूर्ण प्रतिध्वनि
अनेक बलखली हुई है, अब तक चली आ रही है। जो अनेक बल खाती हुई अभी तक क्या है, जो जगनिक के संगीत की दर्पपूर्ण प्रतिध्वनि है, वो जनता के मनों में अभी तक चल रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। नेक्स्ट कथन है, आला खंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। नेक्स्ट पॉइंट है, आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का। नेक्स्ट कथन, वीर गीता आत्मक काव्य में काव्य रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार सारे उत्तरी भारत में हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमीर रासो को। हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। इस रचना का समय माना जाता है 1357 ईस्वी। वर्तमान में यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हमीर रासो प्राकृत पैंगलम में सारंगधर के 8 पद प्राप्त हुए थे। हमीर रासो जो ग्रंथ है, इसके प्राकृत पैंगलम में सारंगधर के 8 पद प्राप्त हुए थे और जिसके आधार पर इस ग्रंथ की कल्पना की गई है। विषय क्या है? शुक्ल जी का अनुमान है कि इसमें हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन तथा हमीर की प्रशंसा की गई है। ये इसका विषय है। यह एक मुक्तक रचना है। हमीर रासो क्या है? एक मुक्तक रचना है। राहुल सांकरतयन जी ने प्राकृत पैंगलम को सारंगधर की रचना न मानकर जज्जल नामक कवि की रचना माना है। प्राकृत पैंगलम में बब्बर, जज्जर और विद्याधर, सारंगधर आदि के पदों का संकलन किया गया है। प्राकृत पैंगलम में संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं। प्राकृत पैंगलम जो है, इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर जी हैं। तो ये याद रखेंगे। विशेष तथ्य क्या है इसके? शुक्ल जी ने इस रचना से अपभ्रंश एवं रासो रचनाओं की समाप्ति मानी है। हमीर रासो, हमीर जो शब्द है वो अमीर का विकृत रूप है। हमीर अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र के नाम से ना होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त तो होता रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है ऐसा। अगला ग्रंथ है हमारा विजयपाल रासो। विजयपाल रासो ये ग्रंथ, इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो नल सिंह हैं। ये ग्रंथ 16वीं शताब्दी माना गया है। इस ग्रंथ का समय डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, और अगर ईस्वी में बात करें तो ईस्वी में 1298 ईस्वी किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है। इसका ग्रंथ का प्रमुख विषय विजयगढ़ के शासक विजयपाल एवं पंग राजा के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। इसके अंतर्गत 42 छंदों का प्रयोग हुआ है और भाषा इसकी अपभ्रंश है। नेक्स्ट ग्रंथ है, ग्रंथ 6 नंबर पर जो आता है, पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ का समय माना जाता है 1193 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई जी। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र और उनके कवि राजकवि थे। चंद्रबरदाई जी कौन थे? पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र थे और उनके राजकवि थे। ऐसा भी माना जाता है कि इन दोनों ही, यानी कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो एक ही दिन हुआ था और एक ही दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, ऐसा भी माना जाता है। तो आगे देखिएगा, चंद्रबरदाई इनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए निकलते थे तो उस समय क्या होता था, चंद्रबरदाई जी इनके जो सेना थी उसको वीर रस की कविताओं से प्रोत्साहित किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1165 से लेकर 1192 के बीच पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज काव्य के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बड़ा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत 69 समय यानी कि सर्ग या फिर आप इनको अध्याय भी कह सकते हैं, ये है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बना है बहुत बार। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी तो उस सीरीज में आप देखेंगे कि कितनी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुख्य छंद है कवित, छप्य, दुहु, तोमर, गोत्र, ता। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। रासो के अनुसार जब साहबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया तब कुछ दिनों के उपरांत चंद्रबरदाई भी वहां गए और जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्लहण को रासो की पुस्तक, रासो जो पुस्तक लिख रहे थे वे पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक को देकर उसे पूर्ण करने का संकेत दिया।
और जल्हड़ के हाथ में पृथ्वीराज रासो सौंपे जाने और उनके पूरे किए जाने का उल्लेख भी मिलता है इस पंक्ति के अंतर्गत कि पुस्तक जल्हड़ हाथ दई चली गजानन नृप काज। ठीक है, पुस्तक को जल्हड़ के हाथ में देकर जो ये थे चंद्रबरदाई जी, वो कहाँ चल दिए? नृप काज, राजा के काज के लिए, काम के लिए चल देते हैं गजनी के पास में। आगे चलिएगा, आगे जो पॉइंट है, इस रचना की सबसे पुरानी प्रति बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में देखने को मिलती है और इसकी कुल 3 प्रतियां हैं। नोट कर लेंगे, ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट करके इसीलिए लिखा है कि आपको बताना ना भूलूं। देखिएगा, पृथ्वीराज रासो 60 सर्ग इसमें चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए हैं। चंद्रबरदाई जब इस पुस्तक की रचना कर रहे थे तो उन्होंने 60 सर्ग लिख लिए थे और शेष 8 सर्ग उनके पुत्र जल्हड़ के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अगले पॉइंट को देखिए। रचना के अंत में पृथ्वीराज के द्वारा शब्द भेदी बाण चलाकर गोरी को मारने की बात भी कही गई है। काव्य रूप क्या है? ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना भी माना है। इसकी शैली क्या है? इसकी शैली पिंगल है। पिंगल शैली में ये लिखा गया है। नायक कौन है इसका? इसका नायक है पृथ्वीराज। नायिका की बात करें तो संयोगिता। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपियों का राजा कहा गया है और चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला पॉइंट क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता से संबंधित विद्वानों में मतभेद है। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो को जिन विद्वानों ने प्रामाणिक माना है उनके नाम यहाँ मैंने मेंशन किए हैं। तो मिश्र बंधु आते हैं, श्याम सुंदर दास जी इसमें आते हैं, कर्नल टोड हैं, ग्रियर्सन है, हरिओद है, दशरथ शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? प्रामाणिक माना है। क्या माना है इन्होंने? प्रामाणिक माना है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करेंगे। आगे अप्रामाणिक मानने वाले भी विद्वान हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। उनमें आते हैं डॉक्टर वूलर। क्या आते हैं? डॉक्टर वूलर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं, मोतीलाल मनारिया आते हैं, श्यामल दास आते हैं और मुंशी देवी प्रसाद आते हैं तथा गौरीशंकर हीरानंद ओझा भी आते हैं जिन्होंने अप्रामाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान भी हैं जिन्होंने थोड़ा इसको प्रमाणिक और थोड़ा अर्ध प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने केवल सुख सुखी संवाद जो इसके अंतर्गत है, सुख सुखी संवाद, उसी को प्रमाणिक माना है। सुनीति कुमार चटर्जी है जिन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना और मुनिजिन विजय ने भी अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में विद्वानों के मत देखिएगा। पृथ्वीराज रासो की भाषा के विषय में विद्वानों के कौन कौन से मत हैं? तो इसको अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? मुनि जिन विजयपाल हैं, सुनीति कुमार चटर्जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं तथा मुनि कांति सागर हैं। जिन्होंने डिंगल शैली में मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की डिंगल शैली मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है, मोतीलाल मनारिया का नाम आता है और डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम भी यहाँ लिया जाता है। पिंगल शैली में मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर रामकुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह, जॉर्ज गियर्सन, श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये आप नोट करेंगे कि यही मत सर्वमान्य है कि ये पिंगल शैली में है। ये मत इनका सर्वमान्य है। इसकी जो शैली है वो मुख्यतः पिंगल है। आप कंफ्यूज नहीं होगा किसने क्या माना, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो पिंगल शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो का संस्करण अगर इसकी बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हुए हैं। बृहद संस्करण इसका पहले नंबर पर कौन सा आता है? बृहद संस्करण। इसका प्रकाशन नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था और इसमें जो है 16,306 छंद हैं, 69 समय सर्ग हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। मध्य संस्करण की बात करें तो 7,000 छंद इसके अंतर्गत हैं और इसकी प्रति बीकानेर यानी कि अबोहर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। लघु संस्करण की बात करते हैं, रूपांतरण भी इसको नाम दिया गया है। इसमें 3500 छंद हैं और 19 सर्ग हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति भी बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। चौथे नंबर पर आता है लघुत्तम संग्रहालय। लघुत्तम संग्रहालय जो है इसमें 1300 छंद हैं। 1300 छंद है और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन कार्य किया है। अब नोट कीजिएगा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे पृथ्वीराज की मूल प्रति माना है। किसको माना है? इसी को, लघुत्तम संस्करण को ही, इसी संस्करण को डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे पृथ्वीराज की मूल प्रति माना है। पृथ्वीराज रासो के विषय
के जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं, यानी कि पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के, तो वो भी देख लीजिए। पहला सर्ग जहाँ आदि पर्व समय माना गया है और इसमें मंगलाचरण पृथ्वीराज रासो का वंश का परिचय ये पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वीराज रासो के वंश का परिचय किस सर्ग के अंतर्गत है, तो पहले सर्ग के अंतर्गत है। इस सर्ग को समय और आदि भी कहा गया है, पर्व कहा गया है। दूसरा सर्ग इंपॉर्टेंट है। दूसरे सर्ग में इसमें विष्णु के 10 अवतारों का तथा राम का वर्णन किया गया है। 20वां सर्ग भी इंपॉर्टेंट है। 20वें सर्ग के अंतर्गत सबसे छोटा सर्ग है। 20वां सर्ग जो है ये सबसे छोटा है। 25वां सर्ग सुख सुखी संवाद की शुरुआत इसी सर्ग से मानी जाती है और सुख सुखी संवाद को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि ठीक है, ये बात तो आप याद रखेंगे, उन्होंने क्या माना है, इसको अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, आगे देखिएगा 57वां सर्ग ये इसके अंतर्गत कयामास वध का वर्णन है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में ये चीज़ भी आई हुई है। ठीक है, और ये भी आपसे पूछा गया है कि कयामास वध का वर्णन किस सर्ग के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो किस ग्रंथ के अंतर्गत देखने को मिलता है ये भी पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत और 57वें सर्ग में मिलता है। 61वें सर्ग में किसका वर्णन है, कन्वज समय है यह, और यह सबसे बड़ा समय है। यह पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग भी है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके विषय में, इस ग्रंथ के विषय में सबसे पहले जो विचार बिम्स में 1873 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। चंद्रप्रदाय ने इसकी भाषा को षड भाषा कहा है, और षड भाषा में क्या आता है, ब्रज मगधी मिलई अमर नाग यवन भाषान सहज फारसी हूँ मिलई सड़ विधि कहत वखान। भिखारी दास का देखिए क्या, ये भिखारी दास का कथन है। ये जो पंक्तियां हैं भिखारी दास ने इसके विषय में कही हैं। आगे देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख सुखी संवाद के रूप में माना है और इसी सर्ग को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रमाणिक माना है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को किसको, पृथ्वीराज रासो को विशाल घटना कोश तथा आदिकाल की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो शिव सिंह सेंगर ने चंद्रप्रदाय को छप्पियों का राजा कहा है, और ये क्वेश्चन बने हैं जो मैंने ये पॉइंट्स में लिखे हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा है, चंद्रप्रदाय को छप्पियों का राजा कहा है, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने राजनीतिक महाकाव्य की त्रासदी माना है पृथ्वीराज रासो को। हरिओध जी ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का चासर कहा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बाबू गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चंद्रप्रदाय को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। ठीक है, ये भी पूछा गया है। देखिएगा क्या कहा इन्होंने, वीर काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माना है, चंद्रप्रदाय जी को। किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुप्रास यमक अलंकारों की पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत प्रधानता है। नेक्स्ट पॉइंट, उदय नारायण तिवारी श्यामसुंदर दास ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। इस ग्रंथ को डॉक्टर बड़थवाल और शिव सिंह सेंगर ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसने, डॉक्टर बड़थवाल ने और शिव सिंह सेंगर जी ने। विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन भी देख लीजिएगा पृथ्वीराज रासो के विषय में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं, देखिएगा। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि तथा इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल के साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। किसने कहा है, श्यामसुंदर दास जी ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से होनी चाहिए, पुरानी कथा काव्य से अधिक है, यह इतिहास एकदम नहीं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आरंभिक काल का प्रधान कवि चंद है जो हमारे हिंदी संसार का चासर है। किसका कथन है, ये हरिओध जी का कथन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। किसने कहा, मुनिजिन विजय ने कहा है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के विषय में कहा गया है कि यह इसमें युद्धों का चित्रण डिंगल में और जो श्रृंगारिक चित्रण हुआ है, जो युद्धों का वीरतापूर्ण चित्रण हुआ है वो तो डिंगल भाषा में हुआ है, और जो श्रृंगारिक एवं प्राकृतिक चित्रण हुआ है वो पिंगल शैली में किया गया है। इसकी भाषा पिंगल ही मानी जानी चाहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है। नेक्स्ट है कि भाव, वस्तु और ध्वनि की सम्मिलित और प्रभावन गति के उदाहरण भरे पड़े हैं इसके अंतर्गत, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट है, हिंदी का परिचय पहली बार ही बड़े मोहक रूप में
भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। नेक्स्ट कथन, युद्ध और शौर्य तान और विलास का बाना है, इन्हीं ताने बाने से रासो बना है और इसकी बनावट को समझना रासो को समझना है। इसकी बनावट को समझना किसको समझना है? रासो को समझना है। ये कथन किसका है? ये कथन बच्चन सिंह जी का है। पृथ्वीराज रासो की प्रमुख पंक्तियां देख लीजिएगा। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, चंद्रबरदाई ने ये एक इशारा किया था पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को गजनी ने क्या किया था? अंधा कर दिया था, और तब उन पर वार करने के लिए, उन पर बाण चलाने के लिए उन्होंने इशारा किया था पृथ्वीराज रासो को, क्योंकि वे शब्द भेदी बाण भी चला सकते थे। नेक्स्ट पंक्ति है, पुस्तक जल्लन हाथ दई चलई गजानन नृपकाज। और इसके आगे जो पंक्ति दी हुई है, बजिए घोर निशान राज चौहान चहुदिसी। नेक्स्ट आगे आपका नाथ साहित्य, यानी कि कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो नाथ साहित्य पढ़ेंगे, और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक टॉपिक एक क्लास तो आपके लिए बेस्ट है। आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा कि आप कहीं खुमान रासो को पढ़ रहे हैं, आप कहीं बीसल देव रासो को पढ़ रहे हैं, फिर कहीं आप पृथ्वीराज रासो को पढ़ रहे हैं। तो एक टॉपिक एक क्लास, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। हर एक सिलेबस के अंतर्गत जितने भी टॉपिक्स होंगे वो ऐसे ही कवर होंगे। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को, और लाइक करना है, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं, बिल्कुल न्यू चैनल है, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी और पीजीटी को टारगेट करके ये चैनल बनाया गया है। टीजीटी और पीजीटी इनको टारगेट करके बनाया गया है ये चैनल। तो आप अगर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेली का ये क्लास जो है आपके पास पहुँच जाया करेगा। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। चलिएगा, मिलते हैं फिर आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, व्याकरण की क्लास भी चैनल पर अवेलेबल है, एक क्लास हो चुकी है। अगर आप लोग करना चाहते हैं व्याकरण की तैयारी भी साहित्य के साथ साथ तो जरूर कीजिएगा।